अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट दरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज दो इशूज़ पर आपसे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अली अमीन गंडापुर को वज़ारत से हटा दिया गया, इस हवाले से दूसरा पाक अफवाज और अफगान तालिबान के दरमियान जो झड़पें जा रही हैं, उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर को वज़ारत से हटा देना, सर क्या कहेंगे? शराज साहब मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। शराज साहब, आज मेरा ख्याल तारुफ की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। शराज साहब क्या कहेंगे? ये कोई आम इंतजामी तब्दीली तो नहीं है, वजारत से हटा देना है, इसकी क्या मतलब इसका पस मंज़र क्या रह गया है? ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि अली को हटा दिया गया? ये जो इशू था ये 5-6 माह से जारी था। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, उनके दरमियान और अली अमीन गंडापुर में जो इख्तलाफात चल रहे थे, शिकायत लगाई जा रही थी। फिर कुछ खान साहब भी इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वो ये कि शायद वो ये समझते थे कि अली अमीन गंडापुर मेरी रहाई में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर पा रहे और मेरी हिदायत को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने महसूस किया कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हुक्म सादर किया जेल से और अली अमीन गंडापुर ने एक वफ़ादार कारकुन होने के नाते इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पहले इस्तीफ़ा भेजा गवर्नर हाउस, फिर दूसरी दफ़ा भेजा, लेकिन दोनों दफ़ा गवर्नर ने कबूल इस्तीफ़ा नहीं किया। तो इसकी भी वजह बता दें, 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देने के बावजूद गवर्नर ने इस्तीफ़ा ही कबूल नहीं किया। जरनाज, पहले तो ये है कि अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो आपका इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए अपने, ठीक है, और बाकायदा नीचे दस्तखत होना चाहिए। फिर गवर्नर जो है वो तस्दीक करता है कि वाकई इनका इस्तीफ़ा है, तो फिर वो इस्तीफ़ा कबूल करता है। इन्होंने पहला इस्तीफ़ा भेजा, वो टाइपशुदा था, उन्होंने ले तो लिया लेकिन वो गैर आइनी था। दूसरे उन्होंने हाथों से लेके भेजा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि मैं तस्दीक करूँगा कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर ने अपने हाथों से लिखा है, और मैं इन्हें अपने पास बुला के इस्तीफ़े का मतन के बारे में तस्दीक करूँगा और फिर मैं इस्तीफ़ा मंजूर करूँगा। लेकिन गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर करने के बारे में सोचते रह गए और आज बिल आखिर सूरत हाल ने पलटा खाया और स्पीकर जो असम्बली है पख्तूनख्वा असम्बली, उन्होंने इजलास बुला ही लिया। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत पेश आई, क्या कहेंगे इसे? गवर्नर इस्तीफ़ा लेना नहीं चाह रहा, मंजूर करना नहीं चाह रहा, या जो अली अमीन गंडापुर है वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाह रहे? नहीं, दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन गवर्नर को इस्तीफ़ा फ़ौरन मेरे ख्याल में मंजूर कर लेना चाहिए था। जब उन्होंने खुद भी ट्वीट करके कह दिया था कि ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है, और गवर्नर हाउस के अमले ने भी, ठीक है ना, उस जो इस्तीफ़ा है उसकी तस्दीक की बाकायदा रसीद जारी की थी। लेकिन आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप तहरीरी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते तो उसमें फिर एक और भी है आईनी सकम, वो ये कि अगर वज़ीर आला असम्बली के वो असम्बली में खड़े होकर अपने शिस्त पर कह दे कि मुस्ताफ़ी होता हूँ, तो वो फिर फ़ौरन जो है ना एसएस में मुस्ताफ़ी समझे जाते हैं। यानी वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना और नए वज़ीर आला का मुंतखब होना ये गैर आइनी नहीं है, आइन के मुताबिक ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि आज पहले अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में खड़ा होकर कहा कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, तो जब वो खड़े होकर खुद कहते तो फिर पीछे कोई दूसरी राय नहीं रह जाती। बाकी इन दोनों के दरमियान ये है कि ये इलाकाई मुखालफ भी हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन आज अगर सोहेल अफरीदी बखैर खूबी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं 90 वोट लेकर, और ये भी आपको जनाज बताऊँ कि अपोजिशन के पास 53 वोट हैं। अपोजिशन के जो अपोजिशन लीडर थे अबादुल्ला साहब, वो तो कहते रहे स्पीकर को कि आपको क्या जल्दी, आपके पास अक्सरियत है, आप 4 दिन बाद अपना वज़ीर आला मुंतखब करा लीजिएगा। लेकिन ये मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो MPA साहबान हैं इनको 4-5 दिन से PTI ने वज़ीर आला हाउस में एक तरह से बंद कर रखा था। उनके मोबाइल फ़ोन ले रखे थे, ठीक है ना जी, और उनकी बाकायदा हाजिरी लगाई जाती थी कि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद तस्वुर कर रखा था और ये घबरा गए थे कि ये ना हो कि ये अरकान जब इलेक्शन हो बाज़ाब्ता तो इधर उधर हो जाए या वोट किसी और को। वोट तो खैर यानी कि सबके सामने वोटिंग होती है, इसमें ये नहीं कि आपने जो वोट के पर्चे पे स्टैंप लगा के और किसी डब्बे के बीच में डालना है, ये तो सबके सामने वोटिंग होती है, उसमें तो मुमकिन नहीं था। सिर्फ ये कि ये गायब ना हो जाए, उनको काबू करके रखा हुआ था। खैर आज पहले अली अमीन गंडापुर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया,
फिर स्पीकर ने प्रोसेस चलाया, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे, अपोजिशन ने वॉकआउट किया और सोहेल अफरीदी साहब 90 वोट लेकर, और ये भी आपको बताऊं कि वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 73 वोटों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने 90 वोट हासिल किए, यानी कि वो बआसानी वज़ीर आला नए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सूबे के मुंतखब हो गए हैं। और सोहेल अफरीदी साहब कारकुन है, ठीक है ना जी। तो एक कारकुन के लिए अच्छी खबर है कि एक कारकुन जो है वज़ीर आला किसी सूबे का मुंतखब होगा। अच्छा, क्या समझते हैं अगर इस तब्दीली को देखा जाए तो इसके पस मंज़र में क्या हम ये समझ सकते हैं, ये इसबाबी जवाब हो सकते हैं कि बल्दियात के इलेक्शन, दूसरी बात यह है कि इंतज़ामी अमूर सही तरीके से कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही थी, या पार्टी के इख्तलाफात को कम करना, ये आंसर हो सकता है? ऐसा था, बल्दियाती इलेक्शन तो पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, खैर वहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन होने भी नहीं है। बाकी मैंने आपको शुरू में वजह बता दी कि खान साहब कुछ इस वजह से परेशान थे कि ये मुझे रिहा कराने में सही किरदार अदा नहीं कर पा रहे, और सोहेल अफरीदी को मेरे ख्याल ये असाइनमेंट मिलेगी कि भाई किसी तरह भी हो मुझे रिहा कराओ। और सोहेल अफरीदी के बारे में आपको बताऊं, ये शिद्दत पसंद कारकुन तस्वुर किए जाते हैं। 1989 में पैदा हुए, बरकरार वहाँ के किसी कबीले से इनका ताल्लुक 1989 में पैदा हुए, अफरीदी नाम से ज़रा अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ है। और जो फाटा का इलाका है साहब का, उसमें उनकी रिहाइश है। और ये ISF यानी कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से इन्होंने आगाज़ की अपनी सियासत का, और 2024 में पहली दफ़ा ये MPA मुंतखब हुए। तो इनका नाम ही क्यों सामने आया, इनको ही क्यों मुंतखब किया गया? उनके इस्तीफे की वजूहत तो आपने बता दी, लेकिन इनको मुंतखब किया गया, ये समझते थे कि ये जो है ना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक दरीना कारकुन हैं। अली अमीन गंडापुर तो बाद में शामिल हुए थे, तो ये बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँ जनाब कि शिद्दत पसंद जो इंसाफ़ी हैं उनमें इनका शुमार होता है। आज की जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की, उससे भी साबित हुआ कि ये इमरान खान को लेकर कितने शिद्दत पसंद हैं। और ख़ान साहब ये समझते थे कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। और सोहेल अफरीदी को लाने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक तरफ खेलेंगे, सिर्फ कप्तान की हिदायत मानेंगे, और वफाक या इस्टेब्लिशमेंट की कोई भी हिदायत है तो उसके रास्ते में मज़ामत करेंगे। मुझे तो यही वजह लग रही है। बाकी जब एक बंदे पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो उसकी टोन लाजमी तब्दील होती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी को जो बोझ है वो इंसान को मैच्योर बना देता है। देखते हैं सोहेल अफरीदी साहब क्या करते हैं। अभी तो अपोजिशन भी शायद ये मामला अदालतों में ले जाए कि ये गैर आइनी है, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 15 अक्टूबर को परसों यानी कि तलब किया वज़ीर आला गंडापुर को कि आए और मुझे तस्दीक करें कि ये वाकई आपका इस्तीफ़ा है। तो ये दो तरफा गेम चल पड़ी है। उधर से उन्होंने स्पीकर ने इजलास बुला लिया। अच्छा, इसकी क्या वजह? ये भी अहम पेश रफ्त है कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, उसके बावजूद स्पीकर ने इजलास बुला लिया, क्योंकि वज़ीर आला ने असम्बली में खड़े होकर इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब वज़ीर आला खड़े होकर नशीब इस्तीफ़ा दे दे तो वो गवर्नर मंजूर करे ना करे वो बेमानी बात आ जाती है, वो मुस्ताफ़ी तस्वर होता है। अब अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, असम्बली की सूरत हाल, क्या कहेंगे इस बारे में? सोहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, और मेरे ख्याल में अगर ये मामला अदालतों में जाता भी है तो अदालतें जो हैं वो इस मामले को मेरे ख्याल नहीं एक्सेप्ट करेंगी अपोजिशन के किसी मौक़िफ़ को। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला रहेंगे। अब हम सोहेल अफरीदी को देखते हैं कि वो पख्तूनख्वा में क्या करते हैं। वो अली अमीन गंडापुर की तरह बढ़ के मारते हैं, या पख्तूनख्वा की जो बेचारी मज़लूम आवाम है जो पंजाब की तरफ तरसने गाँव की तरह देखती है कि काश हमारे पास भी मेट्रो बसेस होती, काश हमारे पास भी ओरिएंट ट्रेन होती, काश हमारे पास भी इलेक्ट्रिक बसें चलती, काश हमारे स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलते हैं, काश हमारे पे यहाँ भी तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मिलती, काश हमारे यहाँ भी मज़दूरों को हिम्मत कार्ड मिलते। बात वही आ गई ना इंतज़ामी अमूर के हवाले से। वो देखना पड़ेगा कि अब सोहेल अफरीदी किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। अच्छा शराज साहब, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मौसूल हुई है। एमर्सन के कॉलेज के जो VC थे, जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे बड़े वायरल थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उस कारनामे में क्या रुझान डाले वो तो सबको पता था। तो बड़े अरसे से मामला अटका हुआ था, कारनामे के बावजूद हटा दिया गया। देखें, कुछ कारनामे होते हैं जो इंसान को ऊपर ले जाते हैं, और कुछ कारनामों को लेकर बंदे को पाताल में गर्क हो जाना चाहिए। उनका ये कारनामा ऐसे ही था कि उन्होंने पाताल में गर्क होने में ज़रा देर की, लेकिन हो चुके। तो पहले भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वज़ीर तालीम ने कबूल नहीं किया कि आपको तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। फिर ये अचानक मंजर से गायब हो गए। कुछ दिन पहले तस्वीर आई कि ये मस्जिद नबी में खड़े हैं, हरम पाक में खड़े हैं, बाकायदा दाढ़ी टोपी के साथ। यानी उन्होंने लोगों को एक मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की कि देखो मैं तो, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाए अगर उन्होंने दिल से की है, क्योंकि रब जाने और बंदा जाने। लेकिन जो उन्होंने एक शानदार तालीमी तारीख़ी इदारा है उसके जो बदनामी के सबब बने हैं, जो नाजेबा वीडियोज़ आई हैं,
उसमें वो शामिल हैं, तस्दीक हो चुकी है फॉरेंसिक्स में, तो उनको तहकीकात का सामना तो करना चाहिए और करना पड़ेगा, चाहे उनको हटा दिया गया है। लेकिन मैं बिल्कुल वाशगाफाज में कहूँगा कि एक शानदार जो तालीमी इदारा था, जहाँ बच्चे आते हैं, जहाँ बच्चों की तालीम के लिए एक माहौल होता है, जहाँ बच्चों की तरबियत की जाती है, वहाँ पर वहाँ के सरबराह को ऐसी नाजेबा हरकतें करना, ठीक है, ऐसी उल्टी हरकतें करना वो किसी तरह मुनासिब नहीं है। और ऐसे किरदारों को बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको स्पेस नहीं देनी चाहिए। चाहे वो इस्तीफा देकर भाग भी रहे हैं, उनको नहीं भागने देना चाहिए, उनको इबरत की मिसाल बना देना चाहिए, ठीक है ना जी। कि वो इदारा जहाँ बच्चे आपको रोल मॉडल तस्वुर करते हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, और वहाँ रहकर आप इस तरह की नाजेबा अखलाक से घिरी हुई हरकतें करें, तो ऐसे भयानक किरदारों को, ऐसे स्याह किरदारों को, उस्ताद तो ऐसा समझें जरनाज वो एक मशल राह होता है अपने तालिब इल्मों के लिए, मुआशरे के लिए। जब ऐसे मशल राह समझे जाने वाले किरदार भयानक किरदार अदा करें, तो ऐसे किरदारों को मेरे ख्याल में उसी यूनिवर्सिटी के गेट पे उल्टा लटका देना चाहिए, अगर तहकीकात में वो वाकई मुजरिम साबित हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था। जी अब बात करते हैं दूसरे इशू पर। पाक अफवाज और तालिबान के हवाले से सरहद पर जो झड़पें जा रही हैं उस हवाले से बात करेंगे कि पाक अफवाज ने अफ़गानिस्तान को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो बरसों याद करेगा कि आइंदा इस तरह की हरकत करनी है या नहीं करनी, कि जिसके बल पर अफ़गानिस्तान नाच रहा है, पाक अफवाज ने पहले ही उसे तिगनी का नाच नचा रखा है। तो इस हवाले से भी बात करते हैं शिराज साहब से। शिराज साहब क्या कहेंगे, अफ़गान और पाक अफवाज के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है, इस पे जो झड़पें जा रही हैं, कि बढ़ते बढ़ते क्या बड़ा अस्करी जंगी महाज तो नहीं खुल जाएगा? तो और कैसे महाज खुलेगा? इससे भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। इससे ज़्यादा पेचीदा क्या हो सकता है? यानी कि उनके 200 से ज़्यादा बंदे मर चुके हैं, हमारे भी फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, पेचीदा हो चुका है। पेचीदा कैसे हुआ? वो ये कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया की शहर पे पाकिस्तान पे हमला किया, और इंडिया को शायद ये था कि मैं अफ़गानियों के थ्रू पाकिस्तान से अपनी हार को शिकस्त का बदला लूँगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने रिवायती बहादुरी का सबूत दिया और उसी तरह अफ़गानियों के दांत खट्टे किए जिस तरह उन्होंने बुज़दिल इंडियंस को मैदान से भगाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तरह यहाँ भी उन्होंने उसी तरह दिलेरी का मुजाहरा किया और अफ़गानियों की कई चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया, और अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनका सफाया किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो अफ़गानी गलती कर बैठे हैं उनको इसका ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसके थोड़ा सा पीछे जाएं, इसके पस मंज़र में देखें, मेन वजह तालिबान के साथ बिगाड़ की पाकिस्तान के हवाले से क्या नज़र आती है कि शुरू से ही कशीदगी चली आ रही है? ये एक तारीख़ी तनाज़ुर है। आप ये देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। बीच में कई मामला आया था। दरअसल अफ़गान ये समझते हैं कि जो पख्तूनख्वा का हमारा सूबा है वो उनका हिस्सा है। वो बीच में ड्यूरल लाइन आ गई, फिर खैर ये और तरह की बातें हैं, इस पे अलग से हम प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। तो दूसरी बात ये कि उसके बाद अब ये तालिबान का जब मसला आया तो तालिबान ने भी बदकिस्मती से अपने पेशरो हुकूमतों की तरह पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वर किया। हालांकि पाकिस्तान ने ही अफ़गानियों को मोहब्बत दी, उनको अपने पास पनाह दी। यानी मैं ये कहूँगा कि तालिबान वही दीवार गिरा रहे हैं जिस दीवार के सहारे वो दुश्मन फ़ौजों से लड़ा करते थे। अमेरिका को शिकस्त दी, रूस को शिकस्त दी। अगर ये दीवार गिरा के वो ये समझते मजबूत रह जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल में है। अच्छा, क्या आप समझते हैं तालिबान की अस्करी जो सलाहियत है वो इतनी मुनज़्ज़म है कि पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके? किस जोन में है ये? बिल्कुल नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने तो इंडिया में मिसाइल मारे थे, इन पे तो मिसाइल भी नहीं मारे, इन पे तो सिर्फ हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और इनको सबक सिखा दिए, इनकी तनसीबात उड़ा के रख दी हैं। सिर्फ इन्हें जोम था कि हमारी 5000 साल तारीख़ है। इनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने रूस को शिकस्त दी, हमने फ़लाँ को शिकस्त दी, हमने फ़लाँ को शिकस्त दी। और भाई आप लोगों ने किसी के आसरे पर उनको शिकस्त दी थी, किसी के सहारे पे खड़े होकर आपने उनको रद्द अमल दिया था, नहीं तो आप में कुछ भी नहीं है। और आपने देखा कि जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ऐसा मुँह तोड़ जवाब मिला
कि आपके दांत खट्टे हुए और आप इस वक्त मेरे ख्याल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो पाकिस्तानी अफवाज ने एक शानदार जवाबी स्ट्राइक से आपको उड़ा के रख दिया। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि जंग की शुरुआत उसी वक्त क्यों हुई जब अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर था? उसमें यह है कि पहले भी झड़पें हुई थी और उसमें उन्होंने हमारे जो बहादुर फौज के कुछ जवान थे उनको शहीद किया था, जिसमें 2 मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल थे। तो पाकिस्तान ने जवाबी रद्दमल में जाकर उनके मुल्क में दाखिल होकर जो दहशतगर्दों के अड्डे उनको तबाह किया था, वलीउल्लाह महसूद को हिट किया था, उसको जहन्नुम वासिल किया। तो उसके बाद ये इंडिया के दौरे पर गए तो ज़ाहिर बात है उन्होंने बकअप किया होगा, उन्होंने शह दी होगी कि चलो बच्चों मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन अब जब वो अपना सूजा हुआ मुँह जो है ना वो एक तरह से सेंक रहे हैं, तो अब इंडिया बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। अभी तक भी वो वहीं है, बड़ा तवील दौरा है, लेकिन मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान समेत इंडिया को भी बड़ा भरपूर जवाब तो मिल चुका है, मैसेज भी मिल गया होगा कि अब नहीं, अब अगर आप पाकिस्तान के साथ पंगा करेंगे तो वो बिल्कुल चंगा नहीं होगा और आपको उसका बड़ा भरपूर जो है ना रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान से मुसलसल जो सीज़ फायर की अपीलें हैं मुस्तरद हो रही हैं और देखा जा रहा है कि जो आलमी बरादरी है पाकिस्तान के साथ खड़ी है। देखिए, पहले तो वो कहते थे ना कि अगर आपने हमारी बहादुरी पूछ लें, अमेरिका से पूछ लें, बरतानिया से पूछ लें, रूस से पूछ लें, लेकिन उनकी बढ़ के 1 घंटे के अंदर अंदर जब पाकिस्तान ने उड़ा के रख दी तो फिर पहला सीज़ फायर, दूसरा सीज़ फायर, तीसरा सीज़ फायर, चौथा सीज़ फायर, 5वां सीज़ फायर, लेकिन कोई भी सीज़ फायर उनके काम नहीं आया और पाकिस्तान उनके तमाम सीज़ फायर के पहले मुसरत करते हुए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तानी फ़ौज को, और अंदर घुसकर जो TLP के जो दूसरे TLP कह रहा हूँ, जो यानी कि TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान हो गए या BLA के जो हैं अड्डे बने हुए, उनको उड़ा दे, मौके से फ़ायदा उठाए, बिल्कुल सफाया कर दे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। और अब मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी अमन चाहती है, सुकून चाहती है, शांति चाहती है, और अगर हमारी पाक फ़ौज को मौका मिला है तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई सीज़ फायर नहीं होना चाहिए और ना ही मेरे ख्याल में पाक फ़ौज सीज़ फायर के मूड में है, वो बिल्कुल खाकस्तर करने के मूड में है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो ऑपरेशन है ये ख़ास TTP के लिए किया जा रहा है या इससे भी बड़ा कोई मकसद होगा पीछे? देखिए, बासु ने TTP किया, रखने की तादाद तो वहाँ 6-7 हज़ार है, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान किया ना कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, बल्कि उन्होंने सरकारी तौर पर कहा कि हमने पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद किया है। तो ये तो अफ़गानिस्तान की फ़ौज का हमला था, लेकिन अगर उसी हमले के तनाजुर में अगर TTP का भी सफाया करने का मौका पाकिस्तान को मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उड़ा दे ख़वारीजीन को, उड़ा दे फितरत हिंदुस्तान के शरपसंदों को, और हिंदुस्तान की शहर से शैतानी करने वाले जितने भी यानी कि फ़रीक हैं, जितने भी यानी कि शरपसंद ताकतें हैं, उनका कला कमा कर देना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया शराज साहब। जी नाज़रीन, आज जिन इश्यूज़ पर बात की आपके सामने है कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर बात की है। किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को वज़ारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनकी जगह जो सुहेल आफरीदी हैं उनको मुंतखब कर लिया गया। इसी तरीके से जो सरहदी तनाव जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उस पर भी बात की कि किस तरीके से पाक अफवाज ने अफ़गानिस्तान के बुज़दिलाना इक़दाम का किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके दांत खट्टे कर दिए कि आने वाली नस्लें भी सोचेंगी कि आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई कदम ना उठाया जा सके।